हेलो बच्चों, मैं गीता पालीवाल बीए फर्स्ट ईयर में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने पढ़ा था न्याय की अवधारणा। तो एक बात और बताती हूँ कि न्याय कब मिलेगा? जब स्वतंत्रता और समानता ये दोनों हो। अगर न्याय मिले और स्वतंत्रता और समानता नहीं है तो वो न्याय वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो क्या विचारकों ने ये भी कहा है कि ये तीनों एक साथ होना चाहिए। जिस देश में स्वतंत्रता मिल गई, समानता मिल गई, तब न्याय अच्छे से मिल जाएगा, उनको समान न्याय मिल पाएगा। स्वतंत्रता और समानता नहीं रही तो किसी व्यक्ति को सही ढंग से न्याय नहीं मिल पाएगा। तो कल तो हुई न्याय की अवधारणा। आज हम पढ़ेंगे कानूनी न्याय को प्राप्त करने के साधन, यानी ये न्याय जो प्राप्त करें तो कैसे होने चाहिए, क्या व्यवस्था अपनानी चाहिए कानूनी न्याय में, तभी वो न्याय अच्छे से कर पाएगा। और कानून व्यवस्था ऐसी होगी तो न्याय अच्छे से कर पा सकते। लेकिन हमारे देश में आपको पता ही है बच्चों कि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, तो ये बातें अगर ले तो कानूनी न्याय प्राप्त करने के साधन अच्छे से हो सकता है। यानी हर व्यक्ति को अच्छे से न्याय मिल सकता है, बिना भेदभाव के हर किसी को न्याय मिल सकता है। कब मिलेगा? जब ये व्यवस्था हर देश अपनाएंगे। तो कौन कौन सी व्यवस्था, कानूनी न्याय को प्राप्त करने के साधन ऐसे होने चाहिए तभी हर व्यक्ति को सही ढंग से या समानता के हिसाब से न्याय मिलेगी। तो कौन सी अपनानी चाहिए? पहला है न्यायपालिका को कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका रखनी चाहिए। कार्यपालिका का दबाव नहीं होना चाहिए। सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेकिन न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना चाहिए जो भारत ने अपनाया। ये बातें वो है जो न्याय मिल सके, लेकिन भारत ने ये चीज़ें अपनाई है, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो कहने का मतलब यही है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के दबाव में नहीं रहना चाहिए, उनको स्वतंत्र रखे तो न्याय अच्छे से न्यायपालिका कर पाएगा। अगर स्वतंत्र नहीं रखेंगे तो क्या होगा? कार्यपालिका उनमें दबाव डालेगी। दूसरा है न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, चुनाव नहीं। यानी हमारे यहाँ भी ऐसी व्यवस्था है कि न्यायाधीश की नियुक्ति हो वो योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, चुनाव के आधार पर नहीं। जैसे कि मंत्रियों को चुनते हैं, ऐसे चुना तो फिर बाद में सही ढंग से कार्य नहीं करेंगे। वो लोगों के दबाव में, वोटों के गिनती के हिसाब से वो न्याय करने लग जाएगा। इसलिए न्यायाधीशों की नियुक्ति हमेशा उनके योग्यता, जैसे बीए पास होने के बाद फिर वो LLB करें, 12 के बाद LLB करें, LLB के बाद वो वकील 10 साल तक रहे, 10 साल के बाद फिर एग्ज़ाम दे, फिर न्यायाधीश बने। न्यायाधीश के बाद जैसे वरिष्ठता के हिसाब से वो मुख्य न्यायाधीश बनेगा। तो ऐसे योग्यता यानी परीक्षा होनी चाहिए, एग्जाम होना चाहिए, वही न्यायाधीश चुने, वैसी नियुक्ति होगी तो वहाँ कानून व्यवस्था अच्छी या अच्छे से कानून न्याय प्राप्त हम कर सकते हैं। तीसरा है न्यायाधीशों के लिए उच्च योग्यता। बिल्कुल ऐसा नहीं कि न्यायाधीशों की योग्यता बिल्कुल कम हो, जैसे ये पियोन वगैरह ऐसे कोई छोटी मोटी नौकरी लेते हैं तो वो 10वीं पास और अंगूठा छाप भी हो सकते हैं। लेकिन न्यायाधीशों की उच्च योग्यता यानी उनकी योग्यता पूरी होने के बाद, वही मैंने अभी कहा कि वकीलों को 10 साल तक प्रैक्टिस होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, तब जाके न्यायाधीश बनेगा। अगर अनुभव नहीं होगा, इतनी किताबें नहीं पढ़ेगा तो LLB में 5 साल, तो वही है कि अगर वो सही ढंग से नहीं पढ़ेगा तो 3 साल LLB में, तो ढंग से नहीं पढ़ेगा या उच्च योग्यता नहीं होगी तो वो फिर बाद में सही ढंग से न्याय नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब जहाँ पे न्याय प्राप्त अच्छे से हो सकता है उसके लिए न्यायाधीशों की उच्च योग्यता होनी चाहिए। चौथा है पर्याप्त वेतन और पदोन्नति, यानी उनको न्यायाधीशों को वेतन अच्छा मिलना चाहिए, नहीं तो वो फिर माने भ्रष्ट हो जाएगा, भ्रष्टाचार के हिसाब से वो न्याय करने लगेगा। इसलिए हमारे भारत में तो ऐसे ही है कि वेतन उनके इतने दिए जाते थे कि उनको कोई भ्रष्टाचार होने की ज़रूरत ही नहीं, वो अच्छे से कर पाते। उनको गाड़ी बंगला सब चीज़ें मिलती है सरकार द्वारा और वेतन भी बहुत उच्च होता है, ताकि वो क्या करे, भ्रष्टाचार न करे और न्याय में कोई
असमानता नहीं दिखाए। इसलिए पर्याप्त वेतन होना चाहिए और पद उन्नति, उनकी प्रमोशन होना चाहिए। न्याय पहले वकील, फिर न्यायाधीश, फिर मुख्य न्यायाधीश, ये प्रमोशन होगा तो वो कार्य और भी अनुभवी होगा और कार्य भी अच्छे से कर पाएगा, तभी कानूनी न्याय को प्राप्त अच्छे से हम कर पाएंगे, ये साधन अपनाएं तो। 5वां है लंबा कार्यकाल और पद की सुरक्षा। यानी ऐसा नहीं कि थोड़े सालों के लिए जल्दी से उनको करें, नहीं, लंबा कार्यकाल होगा तो अनुभवी होगा और किसकी लंबा कार्यकाल और पद की सुरक्षा। ऐसा नहीं कि वो जैसा फैसला करें उनको मानना ही पड़ेगा, सबूत के अकॉर्डिंग उनको फैसला, चाहे अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, समान न्याय वो करेगा। क्यों? क्योंकि उनको पद की सुरक्षा दी जाएगी। आप जो न्याय करेंगे वो सही माना जाएगा। कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो सिफारिश कर सकते हैं, राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति है, तो वो एप्लीकेशन लिख के वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन न्यायाधीश डिसीजन लेगा कि इनको फांसी की सज़ा दी जाए या नहीं दी जाए। तो इसलिए उनका कार्यकाल लंबा होना चाहिए और पद की सुरक्षा, यानी उनको बीच में नहीं हटाना चाहिए। वो किसी व्यक्ति को, अमीर को देखकर फैसला नहीं करेगा, वो सबूत के अकॉर्डिंग फैसला करेगा। 6ठा है न्यायाधीशों के लिए अवकाश प्राप्ति के बाद व्यवसाय निषेध। यानी न्यायाधीश रिटायरमेंट होने के बाद वो दूसरी जगह वकालत वगैरह नहीं करेगा, नहीं तो उनकी पहचान हो जाएगी मुख्य न्यायाधीश, फिर वो वकालत करने लग जाए वापस, तो फिर बाद में वो भ्रष्ट बन सकता है। इसलिए न्यायाधीशों के लिए अवकाश प्राप्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद उनको व्यवसाय यानी दूसरा कार्य या वो वकालत नहीं कर सकता, उनके लिए निषेध करना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद उनके पेंशन के हिसाब से वो रहना चाहिए, उनको दूसरा कार्य या वापस न्यायाधीश बनके नहीं आना, अवकाश बनके उनको निषेध करना चाहिए। प्राइवेट जॉब वो न्यायाधीश के रूप में नहीं कर सकता। तो ये 6ठा है कि अगर ये बातें सब हुई तो कानूनी न्याय को प्राप्त अच्छे से हम कर सकते हैं, तो ये साधन होने चाहिए। 7वां है ज्यूरी व्यवस्था। ज्यूरी व्यवस्था में ये है कि व्यक्ति को एक ही व्यक्ति फैसला नहीं करेगा, 2-4 को चुना जाता है। जैसे सब जातियों के, किसी एक के जाति में वो बड़ा अपराधी है तो सभी मिलकर 4 जनों को या 5 कितने भी जूरी में उसको बोलने का अधिकार होता है, उनके पक्ष में वकील की तरह जूरी प्रथा में बोल सकता है। लेकिन उसमें ये व्यवस्था की गई कि दीवानी और फौजदारी में भी जूरी प्रथा, फौजदारी में भी जो दीवानी तो आपको पता है कि छोटे मोटे अपराध और फौजदारी में बड़े बड़े अपराध, तो उसमें जूरी व्यवस्था फौजदारी में भी होनी चाहिए ताकि जूरी व्यवस्था में व्यक्ति को अपने बोलने का अधिकार हो सके और अपनी साइड में उस अपराधी का पक्ष लेने की व्यवस्था होनी चाहिए। 8वां लास्ट है न्याय में समानता की व्यवस्था। बिल्कुल मैंने पहले ही शुरू में कहा है, शुरू में मैंने यही कहा है कि अगर समानता और स्वतंत्रता नहीं रही तो न्याय की कोई मतलब नहीं है। इसलिए न्याय में समानता होना चाहिए, स्त्री पुरुष अमीर और गरीब इक्वल होना चाहिए। उनमें जब भी न्याय करे व्यक्ति तो कोई आगे वाला नहीं देखे कि ये अमीर है या गरीब है, न्यायाधीश को ये देखना नहीं है। उनको चाहे नेता हो, चाहे कोई बड़ा कर्मचारी हो, किसी के बारे में कलेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, किसी के बारे में वो भेदभाव नहीं करेगा न्यायाधीश। वो समानता के हिसाब से ही आगे वाला, जैसे पैसे वाला नेता और जो केस किया वो गरीब है तो वो न्यायाधीश को समानता लानी है कि जैसा पक्ष है उसी को रखे। वो गरीब सही है तो उनको ही उनके साइड में फैसला होना चाहिए। तो ये सब बातें होगी। कानूनी न्याय को प्राप्त करने के ये साधन अपनाएं। ज़्यादातर हमने भारत ने तो यही अपनाए हैं। कुछ बातों के लिए हमने लचीला कठोर कानून नहीं अपनाया, जो अमेरिका ने कठोर अपनाया। कठोर कानून अपनाया होता तो हमारा और भी अच्छा होता, लेकिन हमने लचीला अपनाया जो लंबा कार्यकाल हो जाता है और व्यक्ति जब मर जाता है उसके बाद फैसला आता है तो थोड़ी तकलीफ है, लेकिन हमारा ये कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। तो कानून को प्राप्त करने के लिए ये साधन अपनाने चाहिए हर देश को। ये साधन अपनाए तो वहाँ पे न्याय हर किसी व्यक्ति को, आम व्यक्ति चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी व्यक्ति हो, उनको अच्छे से न्याय मिल पाएगा और न्यायाधीश को भी ऐसी व्यवस्था मिले तो वो अच्छे से फैसला कर पाएगा। तो ये हुई बात, कानून का पूरी हमारा हो गया ये चैप्टर
कल हम पढ़ेंगे अधिकार और कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य के बाद ये तीसरी यूनिट पूरी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बाय।